हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट? सब लोग बढ़िया हैं? डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। और ये ना केवल सिविल इंजीनियरिंग से, ये तमाम जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने घर का या कहीं पर करवाते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने घर का, रिश्तेदारों का, किसी का भी कंस्ट्रक्शन में। आपका जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग पूरा भवन निर्माण ही कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग निर्माण आते हैं, जैसे कि आपका ब्रिज का निर्माण, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर बना रहे हैं तो फ्लाईओवर, आप फाउंडेशन बना रहे हैं तो फाउंडेशन, मतलब कि निर्माण में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर के लिए तो कई चीजें आ सकती हैं। तो चलिए खैर, आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कैलकुलेशन ऑफ फाइंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ बैग इन any structure or any component of structure, not any structure but any component of structure। तो आज हम जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ बैग कैलकुलेशन के निकालेंगे, बट उसके लिए कुछ बारीक बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। उसके लिए कुछ बारीक बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, और वो बारीक बातें क्या हैं उस पर मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से बस सुनते रहिएगा। ये स्टूडेंट, एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले मैं नोट में स्टार्ट करूंगा कुछ बातें और उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करती है एक्चुअली में। ये स्टूडेंट, ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट क्रिएट कराऊंगा। एक्चुअली में ड्राई वॉल्यूम जो होता है, वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ड्राई वॉल्यूम ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा, लेट अस अज्यूम we take 100 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। 100 मीटर क्यूब मैंने क्या लिया, ये वॉल्यूम ले लिया 100 मीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है ये वेट वॉल्यूम है। समझना एक एक बात को, ये वेट वॉल्यूम है। ये क्या है? वेट वॉल्यूम है। सैचुरेट है मतलब वेट वॉल्यूम है। और ये बात आपके पास कॉमन सेंस भी है और आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि वेट वॉल्यूम कम ही होगा ड्राई वॉल्यूम के कंपेयर में। यस और नॉट? तो ये बात आपको कंप्लीटली कॉमन सेंस कहता है कि ऑब्वियसली सच भी है कि वेट वॉल्यूम जो होगा सर ड्राई वॉल्यूम से तो कम ही, मतलब कि सॉरी, वेट वॉल्यूम जो होगा कम ही होगा ड्राई वॉल्यूम से। लेकिन डिफरेंस ये रखना है आपको कि ड्राई वॉल्यूम में और वेट वॉल्यूम में डिफरेंस कितने का रहता है। तो डियर स्टूडेंट, अपने पूरे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं सीमेंट की, इवन आपका कंक्रीट के लिए या इवन आप सीमेंट के प्लास्टर के लिए, मोटार के लिए या कंक्रीटिंग के लिए, हर जगह हम ड्राई वॉल्यूम को जो रखेंगे लगभग 54 से 57% तक रखते हैं। कितना बोला मैंने? 54 to 57% हम लगभग रखते हैं। कितना का है जी? 54 to 57% लगभग रखा जाता है। क्या बोला मैंने? 54%। तो ड्राई वॉल्यूम, दिस इज दी 54% इंक्रीज इन वेट वॉल्यूम। मतलब कि मेरा कहने का मीनिंग ये है, अगर आप समझे इतना तो आपको समझ लगे कि ड्राई वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा। मैंने कहा कि सीमेंट का, एक्चुअली में मैंने क्या कहा कि हमको सीमेंट का 100 मीटर क्यूब का बनाना है, इतने पर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब 100 मीटर क्यूब के लिए आपको बनाना है, मतलब कि क्वांटिटी जो है, वॉल्यूम जो है, वेट वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है। तो यहां पर आप सीधे सीधे बोलेंगे कि सर ड्राई वॉल्यूम जो हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा सर 100 मीटर क्यूब पहले से था, 100 मीटर क्यूब पहले से था, और इसी में आपको 100 का 154% इंक्रीज कराना है, 54% इंक्रीज कराना है। तो यही तो जाके मिलेगा आपको सर 154%। क्या 154% क्या? इसी को तो आप कहेंगे 154%। बात को समझे या नहीं समझे? है ना, मतलब कि 100 प्लस 54%, मतलब कि ये तुम्हारा ड्राई वॉल्यूम, बल्कि इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा। 100 प्लस 54% आपको ऐड कराना है, तब जाके आपको ड्राई वॉल्यूम मिलेगा। और ये आप जानते हैं, मान लेते हैं कि पहले आपका 100% था,
आपका 100 मीटर क्यूब था, है ना, पहले आपका 100 मीटर क्यूब था, और आपको ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको एडिशनली उसमें 54 आपको इंक्रीज करना था, तो अभी आपका 154% आएगा। तो हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैं कह देता हूं, अभी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 100 मीटर क्यूब ले, आप 1 मीटर क्यूब भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि आपके पास जो ड्राई वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है, या 100% बोल लो, थोड़ा देर के लिए मैं कह देता हूं कि मेरा वेट वॉल्यूम जो है 100% रहा होगा। मैंने कहा कि जो वेट वॉल्यूम है वो 100% रहा होगा, उसमें आपने 54% ड्राई वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन के लिए ऐड किया, तो आपका 154% आ गया, और 154 का ही तो मतलब है 1.54। तो ये है वो वरदानी चमत्कारी फैक्टर है। ये क्या बोल दिया सर, यही है वो 1.54 जो आप बार बार ऐड करते थे। कई लोगों ने जब कैलकुलेशन किया होगा, कई जगह पर जो है ऑब्जेक्टिव क्लास में मुझे देखा होगा कि सर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कई लोगों को पता नहीं लगा होगा कि हाँ एक्चुअली में करते क्यों है। तो डियर स्टूडेंट, इस फैक्टर को ध्यान रखिएगा जब भी। अब देखिएगा करना क्या है, अब क्या करना है कि ड्राई वॉल्यूम कभी भी निकालना हो सीमेंट का, तो इसमें क्या किया करो 1.54, एक्चुअली में इसका रेंज होता मैं लिखाऊंगा नहीं, आप लिख देना 54% से 57% तक आप चल सकते हैं, इस रेंज के अंदर चल सकता है। तो 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम हो जाएगा, 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल चुपके से बंद कर दो यहाँ पर डब्बे में, क्योंकि भागना नहीं चाहिए भाई कहीं। ये लो साहब, तो ये हो गया आपका वेट वॉल्यूम का फॉर्मूला, मतलब ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला। और ये साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि एक रिलेशन भी निकाल दिया कि ड्राई वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 1.54 ऑफ दी वेट वॉल्यूम। यहीं पर नोट में जुड़ी हुई सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही थी। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी जब हम बात करते हैं सीमेंट की, तो सब लोग जानते हैं कि सर सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 1440 किलोग्राम आपका सीमेंट आ पाएगा। ये तो हो गया वेट डेंसिटी ऑफ द सीमेंट। लेकिन यहीं पर डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कभी बोला जाए सैंड के लिए या कोर्स एग्रीगेट के लिए, तब क्या कहोगे आप? डियर स्टूडेंट, अगर यहीं पर आपसे बोला जाए फाइन एग्रीगेट के लिए, मुझे बताइए फाइन एग्रीगेट के लिए पहला कंडीशन। दूसरा आपसे पूछा जाए कि कोर्स एग्रीगेट के लिए भी बताओ, कोर्स एग्रीगेट के लिए बताओ, तो कोर्स एग्रीगेट के लिए भी बता दो जी। तो डियर स्टूडेंट, फाइन एग्रीगेट के अलग है, कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग है। अगर मैं सिंपली से आपको जवाब करूं फाइन एग्रीगेट का, तो इसका लगभग 1450 से लेकर 1600 किलोग्राम, एक एग्जैक्ट रेंज है ये, 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। लेकिन यहीं पर मैं इसमें चलूं तो ये 1450 से लेकर ये 1500, थोड़ा सा कम, 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। समझे बात को? एक जगह मैंने फाइन एग्रीगेट लिखा है, एक जगह मैंने कोर्स एग्रीगेट लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जनरली कोई बताता नहीं है, सीधे करते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली बताया है। ये बेसिक चीजें हैं, पता होंगी शायद आपको, और नहीं भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बता दिया है। तो सीमेंट का डेंसिटी पता रहता है सबको, 1440 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब। और द फाइन एग्रीगेट, द डेंसिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट दिस इज द 1450 टू 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कोर्स एग्रीगेट की बात किया जाए तो ये होगा आपका 1450 से 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो टीयर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरा से ध्यान से आप पढ़ के चलें, ध्यान से पढ़ के चलें, ठीक है, चलेगा। तो आपने ये याद कर लिया, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये लो याद कर लिया आपने, ठीक है ना, तीनों की तीनों चीजें याद कर ली हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। अब हमारे पास नया ऑब्जेक्ट है, वो क्या है समझिएगा ध्यान से, जैसे मेरी बात को समझना, एक एक चीज को समझना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर M15 ग्रेड की, M15 ग्रेड। और मैं बिल्कुल यहाँ पर आज नहीं समझाऊंगा आपको, वैसे आपको पता भी होगा कि 4 ग्रेड ऐसे हैं डियर स्टूडेंट जो कि आपको ऑन द टिप्स रहे एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप सच में सिविल इंजीनियर कहलाते हैं अपने आप को, तो आपको कम से कम M10, M15, M20 और M25 के ये ग्रेड आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर आप क्या करोगे जब आपको ये ग्रेड ही पता नहीं है? हाँ, ठेकेदार तो बोल देगा बनाओ जी, कंक्रीटिंग करो, स्लैब बनाओ, तो पता नहीं M20 का बनाना है, उसमें क्या रेशियो लेना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब आप M10 का बनाते हैं तो 136 का लेते हैं,
M15 का बनाते हैं तो 1:2 का 4 ग्रेड लेते हैं, 1:4 का रेशियो लेते हैं। M20 की बात करते हैं तो 1:3 का लेते हैं, और M25 की बात करते हैं तो 1:2 लेते हैं। ये मैंने पिछली क्लासों में बता रखा आपको। खैर, आज हम बात कर रहे हैं M15 की। हमें M15 का ग्रेडिंग करना है। सबसे पहले मैं आप कंस्ट्रक्शन कराना आपको सिखा रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको कंस्ट्रक्शन कराना सिखा रहा हूं और M15 ग्रेड के लिए बात कर रहा हूं। नॉर्मली आप ये जानते हैं कि कोई भी आरसीसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, तो मिनिमम ग्रेड जो है IS कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड अब M20 हो चुका है। आप जानते हैं इस बात को क्या? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन आप अगर आप पिछला रिवीजन देखें 1978 का रिवीजन मॉडिफाइड, तो उस दौरान आपका M15 ही मिनिमम ग्रेड था। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं, मैं आरसीसी की बात नहीं कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आप M15 ग्रेड कहीं पीसीसी के लिए यूज कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं अभी आप पीसीसी कर रहे हैं या आरसीसी कर रहे हैं, हमें मतलब है कि M15 ग्रेड बना रहे हैं और 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के लिए आप काम करना चाह रहे हो। मैंने कह रहा है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले M15 ग्रेड की, और हम कंसीडर जो वॉल्यूम कर रहे हैं इस बात को भी देख लो। हम वॉल्यूम को जो कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर दी वॉल्यूम, कंसीडर दी वॉल्यूम, ये वाट वॉल्यूम है, ये भी बात ध्यान रखना, वाट वॉल्यूम, दिस इज 1 मीटर क्यूब। हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब के जगह के लिए इसको भी अंडरलाइन कर दो। बिल्कुल साहब, ठीक है साहब। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के लिए हम कैलकुलेशन निकालना चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझना। M15 ग्रेड है, आप मान लेते हैं कोई यूज कर रहा है और कंसीडर कर रहे हैं आप एक वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम। और मैं आपको अभी जस्ट पहले ही बता चुका हूं कि सर जब ड्राई वॉल्यूम होता है, अभी जस्ट पहले ही बताया हूं कि ड्राई वॉल्यूम जब आप निकाल रहे होते हैं तो यहीं पर तो आप लिखते हैं 1 प्लस क्या, 1 करो या मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ प्लस भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप एक काम करो, सर आपने अभी जस्ट पहले ही तो सिखाया था कि जो वेट वॉल्यूम है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.4 का, और वेट वॉल्यूम है 1 और फैक्टर है वो 1.54। देखेंगे अगर आप ध्यान से तो देखिएगा ये है वो फैक्टर 1.54। 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वेट वॉल्यूम से, और ये जाके आपका अगेन जो मिलेगा 1.54 मीटर क्यूब मिलेगा आपको कंप्लीट वॉल्यूम। इसके लिए अब आपकी कैलकुलेशन आएगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये तो था वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के लिए, लेकिन ये था तुम्हारा ड्राई वॉल्यूम। क्योंकि डियर स्टूडेंट वेट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, वेट वॉल्यूम का मीनिंग क्या है कि जब आपने सीमेंट को हाइड्रेट किया होगा, पानी मिलाया होगा, तो वो वॉल्यूम अलग है। और जब आप मार्केट से सीमेंट के बैग लाए होंगे, बड़ा बैग लाए होंगे, तो उस दौरान आपका वॉल्यूम अलग होता है। तो हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे, खुद सोचो, आप कैलकुलेशन किसकी करें? मार्केट से कंक्रीट लाओगे क्या, सीमेंट लाओगे पानी में भिगा के? मार्केट से तो आप नंबर ऑफ बैग ले आओगे सीमेंट के, और वो ड्राई कंडीशन में होता है, और उसी की कैलकुलेशन हमको करनी है। हमने ये तो अज्यूम किया, मतलब ये तो सिचुएशन है कि 1 मीटर क्यूब के लिए हमको काम करना है, लेकिन हमको ये अजम्पशन लगाना होता है। और ऑब्वियसली ये रिसर्च के बेस पर निकला हुआ है कि लगभग 54 से और 57 तक लगभग हमको ड्राई वॉल्यूम लेना होता है। तो ड्राई वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 1.54 इंटू 1 whereas 1 दिस इज द व्हाट, 1 क्या है, अरे बोलो 1 क्या है, 1 है वेट वॉल्यूम। चलिए जी, अब आते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा मैं सीमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, सीमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, उसके बाद मैं फाइन एग्रीगेट पर जाऊंगा। चलिएगा सीमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। सीमेंट की मैं क्वांटिटी सबसे निकाल रहा हूं, पहले सीमेंट की क्वांटिटी मैं निकाल रहा हूं। क्वांटिटी मीनिंग का मतलब है सीमेंट की क्वांटिटी मैं निकाल रहा हूं, क्वांटिटी, और सीमेंट का क्वांटिटी का मतलब है मैं वॉल्यूम की ही बात कर रहा हूं। सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा टोटली, क्योंकि वॉल्यूम की जरूरत होगी मुझे और उसके बाद मुझे बैग की भी जरूरत होगी, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझना। वॉल्यूम को निकालने के लिए तरकीब देखो, हर एक जगह अगर आपको जो है नए तरकीब देखने को मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, तो अब तरकीब को देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी हमें निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। देखिएगा केवल सीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सीमेंट के वॉल्यूम की केवल बात कर रहा हूं। तो तरीका क्या है इसको समझो। और ये किस में आएगा सर, ये जो आएगा ये आएगा मीटर क्यूब में, ये जो आपका आंसर आएगा मीटर क्यूब में आएगा। क्या तरीका इसको समझो। हमको करना क्या है कि आपके पास तरीका जो है सीमेंट का कैलकुलेशन, मतलब कि सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं M15 ग्रेड का मतलब क्या है सर। M15 ग्रेड का मतलब है, इसका मीनिंग जो है इसमें 1:2:4 होता है क्या, जहां पर 1 को हम लिखते हैं सीमेंट क्या, और 2 को लिखते हैं सर फाइन एग्रीगेट क्या FA, और 4 जो होता है यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट क्या रूड़ी, फाइन एग्रीगेट बजरी सैंड, 1 सीमेंट बैग, बेसिक भाषा में, जनरल भाषा में। चलिए
तो आपने कहा कि सर एक्चुअली में क्वांटिटी की बात करते हैं तो इसका तरीका जो होता है एक चमत्कारी फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, क्या है, कौन सा चमत्कारी फॉर्मूला, आपको करना क्या है, जिसकी कैलकुलेशन आपको निकालनी है, सीमेंट की निकालनी है, तो सीमेंट का पोर्शन कितना है, 1 है, 1 अपॉन समीशन ऑफ टोटल, 1 अपॉन समीशन सम ऑफ द टोटल फ्रैक्शन, टोटल इंग्रेडिएंट, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, दिस इज द 7। क्या करना होता है, जिस चीज आपको कैलकुलेशन निकालनी है 1/7 कर दो और इनटू वेट वॉल्यूम कर दो। ध्यान रखिएगा ये वेट वॉल्यूम होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। फॉर्मूला बनाना चाहो लिखना चाहो तो लिख दो, मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ भाई सच में नहीं है, लिखना चाहो फॉर्मूले में तो लिख सकते हैं द इंग्रेडिएंट पोर्शन, सीमेंट की बात करें तो सीमेंट पोर्शन अपॉन टोटल सम ऑफ द पोर्शन इनटू ड्राई वॉल्यूम, बस फॉर्मूला भी बन गया। तो डियर स्टूडेंट जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा सीमेंट का, तो यहां से वॉल्यूम जो है सीमेंट का मिल जाएगा। जरा जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.54/7 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके आएगा 0.22 मीटर क्यूब, मेरे पास आंसर है। तो 0.22 मीटर क्यूब मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है आपके लिए, तो 0.22 मीटर क्यूब परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। तो 0.22 मीटर क्यूब आपका क्या आ चुका है डियर स्टूडेंट, आ चुका है आंसर, आंसर ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलो जी इसको भी करते हैं डब्बे में बंद। तो ये वॉल्यूम आया है, लेकिन हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन हमारा जो पहुंचना है नंबर ऑफ बैग पर पहुंचना है। चलिए नंबर ऑफ बैग पर पहुंचना है कि कितने बैग लगेंगे, चलिएगा बात करते हैं डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, मैंने अपने घर पर भी कैलकुलेशन करी है इसकी, इसी चीज इस फॉर्मूले का, और सच्ची बताऊं एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली चीज भी बताऊंगा भी यहाँ पर कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, समझो बस। 0.22 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, आपने वॉल्यूम देख लिया, वेरी गुड। अब यहां पर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, हम जब डेंसिटी की बात करते हैं तो ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और कभी बशर्ते अगर आपको कभी वेट निकालना हो तो आप लिखेंगे सर डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इनटू वॉल्यूम। तो ये वेट के लिए फॉर्मूला आ गया क्या, अगर मुझे वेट चाहिए है इस वॉल्यूम में कितना वेट सीमेंट का आएगा, इस वॉल्यूम में 0.22 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना सीमेंट लगने वाला है वेट के हिसाब से किलोग्राम में, तो आप बोलेंगे सर वेट निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ सीमेंट लगेगा और ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट लगेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट लगेगा क्या, बस क्या था फिर। तो वॉल्यूम की बात कर सर डेंसिटी का बात करें तो 1440 किलोग्राम, इवन यूनिट भी लिख सकते हैं आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम की बात किया जाए तो 0.22 मीटर क्यूब, और ऑब्वियसली आप जानते हैं इतनी बारीकी तो आप जानते हैं कि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होगा, तो यहीं से इसको कैलकुलेट करें, आंसर मिलेगा आपको बहुत अच्छे से, मजेदार आंसर मिलेगा। मेरे पास आंसर है 316.8 किलोग्राम आ रहा है, तो यहां पर आ गया ये 316.8 किलोग्राम, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आपका वेट भी क्या, तो यहां पर डियर स्टूडेंट आपका वेट भी मिल चुका है, कितना मिला 3168 किलोग्राम, ये मिल गया वेट। चलो जी आ गया, अच्छा जी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ नंबर ऑफ बैग कितने लगने हैं, नंबर ऑफ बैग कितने लगने हैं, तो अब तो बहुत आसान है यार, नंबर ऑफ बैग्स कितने लगने हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा हमारा टोटल जो वेट लगने वाला है इस कैलकुलेशन के लिए, इस ग्रेड को अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैग लगते हैं, उसके हिसाब से फिर वॉल्यूम बनता है, उसके हिसाब से, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो के हिसाब से फिर वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम के हिसाब से फिर वेट लगेगा, और वेट के हिसाब से फिर नंबर ऑफ बैग आएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आपके नंबर ऑफ बैग जो है सीमेंट पर भी डिपेंड करता है, सॉरी कंक्रीट कौन सा बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्रेड है, M15 बना रहे हो, M20 बना रहे हो, है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स कितना आएंगे डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में टोटल जो सीमेंट निकालना है आपको, टोटल सीमेंट जो आपको यूज करना है वो इतना किलोग्राम करना है, इतना किलोग्राम सीमेंट यूज करना है, और आपको पता है कि एक बैग सीमेंट का जो होता है वो होता है 50 किलोग्राम, और आपको इतना सीमेंट लगाना है। मैंने आपको ये बात यहीं पर समझाई थी कि एक बैग जो सीमेंट के बराबर होता है, वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट दिस इज इक्वल टू व्हाट, वन बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। एक बैग सीमेंट का जो होगा 50 किलोग्राम का होगा, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, और इसी का यूज हम यहां पर जब करते हैं तो आप बिल्कुल एक चमत्कार होते हुए पाते हैं। क्या सर, कौन सा चमत्कार, तो ये आप देखते हैं कि यहां पर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर है लगभग लगभग 6.3 के करीब आ रहा है, कितना आ रहा है 6.3 आ रहा है ना, 6 पॉइंट, हाँ
कर लो इसको। 6.3 इसको CFT पे भी निकाल सकते हैं, क्यूबिक फीट में भी निकाल सकते हैं, बाद में वो बात की बात है, अभी नहीं बताऊंगा। तो यहां पर आपने देख लिया 6.33 बैग, मतलब कि 6.33 बैग आपके इतने बैग लगेंगे, 6.33 बैग। लेकिन आप काट के तो लाओगे नहीं बैग को, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली मार्केट से आपको 7 बैग लाने पड़ेंगे, 7 बैग लाने पड़ेंगे, 7 बैग लाने पड़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी दुकानदार को बोलो कि यार मेरी कैलकुलेशन तो 6.33 है, काट के दे दो, है टमाटर है प्याज है, काट के तो लाओगे नहीं, तो 7 बैग हो जाएगा यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा। लेकिन एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, आप ऐसे तो है नहीं कि अपना अपना घर बना रहे हैं, 1 मीटर क्यूब का कोई घर होगा, ये तो घर नहीं होगा, ये डब्बा होगा, डब्बा बना रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है कि आपने 1 मीटर क्यूब के लिए ये निकाला है, आपका घर 20 मीटर क्यूब पर होगा, या हो सकता है कि 40 मीटर क्यूब पर होगा, हो सकता है कि 500 मीटर क्यूब पर होगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर दोगे, फिर ये तो मैंने एक के लिए निकाला है, तो उसके हिसाब से फिर पूरी कैलकुलेशन आ जाएगा। अब मैं अपने घर की बात बताता हूँ आपको। सच्ची में सर? हाँ भाई, मैं अपने घर की बात बता देता हूँ। ये होता है छत, यही काम मैंने भी किया था। छत हो गया, छत समझते हो? स्लैब, स्लैब समझते हो? स्लैब, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं आपको, रियल बात है, ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, इधर की कहानी उधर की, मैं अपने घर की पर्टिकुलर बात बता रहा हूँ, अभी 2-3 साल पहले की। हुआ क्या था कि स्लैब को हमने कंस्ट्रक्ट किया अपने घर के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है, दुखद बात है कि मैंने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, खुद से नहीं बनवाया क्योंकि टाइम मेरे पास कम था देख रेख करने का। करते भी नॉर्मली हम यही हैं, हम क्या करते हैं, अपने घर भी बनाए तो हम देख रेख के लिए टाइम होता नहीं, हम लोग जो है बिजी होते हैं अपने ड्यूटी डाटी में, तो हम ठेकेदार को दे देते हैं, भाई चलो जो पैसे लो और अपना काम करवाओ हमारा। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये तो सिविल इंजीनियर है। ठेकेदार को पता ही नहीं था ये तो सिविल इंजीनियर है, यहाँ तो गलत फंस गए भाई। अब देखो कहाँ से पैसा लूटता है ठेकेदार, समझो। अब देखो कहाँ से पैसा लूटता है और कैसे लूटता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एज अ सिविल इंजीनियर हम जानते हैं कि मैं अगर आरसीसी का कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो हमारे पास कोड पढ़ा, भाई हम तो पढ़ के आते हैं ना, एक एक चीज को हम पढ़ के आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं IS कोड 456, और 2000 में जब ये रिवीजन हुआ तो इसके अकॉर्डिंग एक ही बात तो लिखी गई है हमारे लिए, और ये बात हमारे लिए लिखी है, ठेकेदार के लिए लिखी है। ठेकेदार तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो तो अनुभव के इस पर या अपने काम के अनुभव और एक्सपीरियंस के बेस पर बनाता है। बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बेइज्जती कर रहा हूँ ठेकेदार की, सच्ची बताऊं तुम्हें कि जो एक ग्रेड ठेकेदार होते हैं ना अच्छे अच्छे, उनसे इंजीनियर खुद सीखता है कभी कभी। है सर? ऐसा क्या? सच बात है ये भी। चलिए खैर, तो बात करते हैं यहाँ पर IS कोड 456 2000। इसका अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि आरसीसी का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, आरसीसी का मतलब है कि स्टील और कंक्रीट दोनों को आप क्या कर रहे हैं, स्टील प्लस कंक्रीट को दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया आपने। अब वह क्या है कि यहाँ पर जब स्लैब पड़ रहा है, स्लैब का मतलब छत है ना, ऐसा मतलब घर बनता है, पहले कॉलम डालते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद बीम भी डाल दिया आपने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, उसके बाद आपके स्लैब पड़ती टॉप सरफेस, छत, छत जिसको कहते हैं आप जनरल लैंग्वेज में। और जनरली अगर आप कहें, जनरल लैंग्वेज जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेंटर पढ़ना, लेंटर पढ़ना, लेंटर पड़ गया है। लेकिन हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको स्लैब, है ना। तो स्लैब कितनी, देखिए कहाँ कहाँ से पैसे मारने की सोचता है, वो सारी बातें आपको आज बताऊंगा। कहाँ कहाँ से पैसे मारने की सोचता है, कैसे जो है 20,000 25,000 का लूट सकता है वो एक ही स्लैब में, या 10,000 5,000 जो भी है। सबसे पहला पॉइंट है थिकनेस ऑफ स्लैब, पहला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिकनेस ऑफ स्लैब। और इसका नुकसान जो है मालिक को झेलना पड़ता, मुझे झेलना पड़ता, ये मैं घर बना रहा था। भाई एज ए सिविल इंजीनियर, हम सिविल इंजीनियर, हम भी अपना इसके धोखे में आ जाए, जहां से में आ जाए तो फिर तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग खत्म है। लेकिन बेटा सही बताऊं तो ठेकेदार ने कसम खाई थी सीधा, भाई आज के बाद तुम्हारा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे भैया। ऐसे हाथ जोड़ के। ठीक है, इधर देखो अब, तो थिकनेस ऑफ स्लैब डियर स्टूडेंट एक्चुअली में हम जानते हैं कि 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, मतलब कि सॉरी 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। और 15 सेंटीमीटर का मतलब आधा फीट है लगभग, क्योंकि एक फीट में 30 सेंटीमीटर लगभग है ना, और आधा फीट 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को ही लिखते हैं आप 6 इंच क्या। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अपना घर बना रहे हो तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप स्लैब बना रहे हो, स्लैब की थिकनेस रख रहे हो मोटाई, तो लगभग लगभग आप इसके करीब रखें, किसके करीब, 5 के ऊपर तो जरूर रखें, 5 या 5.5, 6 भी रखो तो बढ़िया है, तो 5 5.5 इतना तो आपको रखना ही है, ठीक है ना, 5 5.5 इंच लगभग आपको रखना ही रखना है, ठीक है।
अभी ठेकेदार को मैंने पूछा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था। 2 क्वेश्चन मैंने ठेकेदार से किए। पहला क्वेश्चन, ठेकेदार जी आप कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हैं? पता ही नहीं भाई साहब को ग्रेड पता ही नहीं भाई साहब को ग्रेड, बस हवा हवा में बोल दिया कि 146 बना दिया। सर भाई ये कौन सा ग्रेड है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पूरा सिविल इंजीनियरिंग में, बस बोल दिया उसने। अगले दिन मैंने देखा कि कुछ और ही बन रहा है, तो ग्रेड का मालूम नहीं होता उनको, कुछ कुछ को होता है, ऐसा भी नहीं है, तो वो बात हटा दो आप अभी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि बताओ आप थिकनेस कितना रखोगे हमारी स्लैब का? थिकनेस का मतलब ये मोटाई है, इसको कितना रखोगे समझ लो, क्योंकि ये क्लास आपकी जो है इंटरव्यू वाले जो बच्चे हैं, इंटरव्यू वाले जो स्टूडेंट हैं, खासकर जो लोक सेवा आयोग एई में जाने के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, या जेई में जो जाने वाले इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इवन एसएससी जेई में भी, सभी तमाम सभी जगहों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसलिए ध्यान से सुनते रहो। तो हमने क्या कहा कि उनसे पूछा कि ठेकेदार जी बताइए आप थोड़ा सा कि क्या आप इसमें थिकनेस रखोगे? तो क्या बोलते हैं 3.5 रख देंगे। कहाँ 6 इंच, कहाँ सीधा आधा कर दे रहा है खेल खेल दिया। कहाँ 6 इंच हम बात कर रहे हैं, बोल देंगे ठीक है भैया 3 इंच रख देंगे, 3 इंच बहुत है। अबे क्या कर रहे हो, 3 इंच पे क्या, कितना कम थिकनेस कैसे कर दोगे? कि बोला कि इतने घर हमने बहुत बनाए हैं, 3 इंच पर बढ़िया है। बेटा इसका नुकसान कहाँ होता है? ठीक है बन जाएगा, कुछ साल टिक भी जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी थिकनेस कम होती है तो धीरे धीरे वो डिफ्लेक्ट करता है, कुछ सालों में डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट, ये स्लैब है मान लेते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, और हो सकता है कि आपका क्रैकिंग भी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सडनली टूटेगा, अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब है तो भाई सडनली भी टूट सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सैगिंग आना शुरू हो जाएगा। और पहला नुकसान तो ये हो गया थिकनेस कम करने का। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, सबसे खतरनाक नुकसान, कि भविष्य में आप इसके ऊपर कभी डबल स्टोरी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि डियर स्टूडेंट इनडायरेक्टली डबल स्टोरी के लिए फर्स्ट स्टोरी का स्लैब ही तो बेस बनता है। भाई ये बेस बनाना, फर्स्ट स्टोरी का स्लैब ये है, ये बेस बनाना डबल स्टोरी के लिए, अगर यही मजबूत नहीं है, ये अच्छा सा मजबूत नहीं है, तो कहीं से स्टेबल रह पाएगा? तो आप डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी को तो सोच ही नहीं सकते। नुकसान, ठेकेदार ने तो सिंगल स्टोरी बना दी और भाग गया बना दिया भाग गया। भविष्य तो आपका है ना, आप सोचोगे ना यार मैं पैसा खूब कमा रहा हूँ आजकल, थोड़ा लोन लान निकाल के जरा ऊपर चढ़ा देते हैं, छत चढ़ा देते हैं। कहाँ से चढ़ाओगे, पहले ही गिर जाएगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थिकनेस बहुत जरूरी है। अब देखो कितना लूट लिया था। अब देखो थिकनेस का रोल पैसे से क्यों जोड़ रहा हूं मैं, थिकनेस का रोल पैसे से क्यों जोड़ रहा हूं? अब देखो ध्यान से समझो, पूरे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए एक बात को समझना। डियर स्टूडेंट मैं जहां 6 इंच थिकनेस कर रहा हूं, मोटाई कर रहा हूं, जहां मैं 6 इंच मोटाई कर रहा हूं, वहीं वो 3 इंच कर रहा है, सीधे आधा कर दे रहा। देखिएगा जब हम बात करते हैं वेट की, जब टोटली वेट की बात करते हैं, तो ये होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट यहाँ पर डेंसिटी ठीक है, ये तो कांस्टेंट है सीमेंट की, सीमेंट को एक्चुअली मैं कंक्रीट की बात करूं तो यहाँ पर कंक्रीट या पीसीसी की बात करूं तो पीसीसी का डेंसिटी जो होता है 25 होता है, चलो ठीक है वेट हमने देखा। तो यहाँ पर वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ होता है, तो यहाँ पर आपका विड्थ भी घट जाएगा, डेप्थ भी घट जाएगा, तो वेट भी घट जाएगा। और वेट घटने का मतलब है कि जब आपका कैलकुलेशन आप निकाल रहे होंगे तो वहां पर सीमेंट के बैग भी घट जाएंगे, आपका सरिया स्टील भी घट जाएगा, बार घट जाएंगी, और साथ ही साथ आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट सब कुछ घट जाएगा। खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो कॉमन सेंस से, एक महीना इतना मोटाई का जो है आपने स्लैब बनाया, खुद
अच्छा अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास हो क्या रहा है कि मैंने क्या किया, इसको 1:3 का रेशियो दिया कि भाई इसके हिसाब से बनाइएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटरनली यहाँ पर इसका आदमी रहेगा या खुद भी रहेगा, इसको बोल देगा डाल दे, एक बैग के साथ 4 डाल दे, ये 6 डाल दे, 1/4 को 6 का अलग ही चल रहा है कुछ। ये वह है भाई, ये मेरे साथ वह है। तो आप देख रहे हैं कि एक बैग सीमेंट के साथ जहाँ 3 बैग पड़ने चाहिए थे कोर्स एग्रीगेट, तो वहीं आपके एक बैग के साथ 6 पड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली क्वांटिटी सीमेंट की घट रही है, और सीमेंट की क्वांटिटी घटेगी तो स्ट्रक्चर मजबूत होगा या कमजोर होगा, कमजोर होगा। तो आप भले पैसा इसका बढ़ रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर मिलावा तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा जल्दी, लेकिन सीमेंट जो आपका एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज है वो कम हो जाता आ रहा है, तो स्ट्रेंथ कम होगी और पैसा बचेगा, इकोनॉमिक होगा, लेकिन मतलब पैसा तो बढ़ेगा उसका, लेकिन यहाँ पर ये चीज है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं डियर स्टूडेंट, तो इन चीजों से बचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस सब बातें तमाम मैंने अपने साथ जो भुगती हुई हैं उसकी बातें बताई। साथ ही साथ डियर हम यहाँ के लिए कैलकुलेट, अब देखिए एक और प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, मुझे याद आ रहा है। इसने कहा था कि मैंने इसको कहा, मैंने अपनी कैलकुलेशन करी क्योंकि मुझे बनाना था M20 के हिसाब से। किसकी बात कर रहा हूँ, ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर की। M20 के हिसाब से घर बनाना था, और मतलब कि घर नहीं, स्लैब बनाना था। पूरा तरीका निकाला, मतलब कि सीमेंट का वॉल्यूम निकाले, जैसे मैंने अभी आपको क्यूब का मेरा वॉल्यूम बनना है, क्योंकि मेरे पास इतना लेंथ रहा होगा, ये मान लेते हैं ये लेंथ है होगा, इसकी थिकनेस मुझे कितनी रखनी ये भी मुझे पता है। देखो लेंथ कर दिया होगा मैंने, विड्थ कर दिया होगा, और इसकी थिकनेस मान लेते हैं मैंने 4.5 इंच ले लिया होगा, इसको मीटर में कर दिया मान लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम मिल गया है, ये वॉल्यूम मिल गया आपको, है ना। और जब वॉल्यूम मिल चुका है तो उसको मैंने सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, तो वेट मिल गया, और वेट को नंबर ऑफ बैग 50 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ बैग मिल गई। तो मुझे वो टोटली जो मिल रहा था वो 75 बैग मिल रहा था। ये मैं रियल में बता रहा हूँ अपनी कहानी। मैंने कहा कि ठेकेदार जी मेरी कैलकुलेशन नहीं, मैंने उसको पूछा नहीं पहले, मैंने कहा ठेकेदार जी हमारे जो परसों से लेंटर पड़ेगा, परसों जो स्लैब पड़ेगी, वो कितना बैग आपका लगेगा, आपके अनुमान के अकॉर्डिंग कितना बैग सीमेंट का लगेगा। तो कहता है कि 60 बैग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 60 बैग हो जाएगा, 60 से कम ही लगेगा गुरुजी, ये बोल दिया ठेकेदार ने। लेकिन जब मैंने उसको कैलकुलेशन करके दिखाया, मैंने कहा तुम गारंटी ले लो, वादा ले लो मेरे से, लिख के ले लो कि 75 बैग में कम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अगर चला, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चला, तो वो 75 बैग लगेगा। और सच में सीरियसली तुम्हें यकीन ना हो, जब मैं दिन भर पूरा बैठा रहा वहां पर, पूरा देखता रहा अपने एक एक बैग सीमेंट के, पूरा का पूरा वहां पर बैठा रहा, पूरे पूरे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक एक चीज देखा, थिकनेस भी देखी, सीमेंट का रेशियो, फाइन एग्रीगेट का रेशियो, कोर्स एग्रीगेट रेशियो देखा, तो 75 बैग ही लगे आपके पूरे, 75 बैग ही कैलकुलेट, मतलब कि 74 में थोड़ा सा ज्यादा लगा, आधा बैग से भी कम, तो 75 मान के चलो आप, इतना बैग लगा। तो ये होता है डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन का खेल, इसको बोलते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन। फर्जी कैलकुलेशन, ये फर्जी कैलकुलेशन थी जो 60 बैग अंदाजे में बता रहा था, क्योंकि 60 बैग वो इस बेस पे बता रहा था क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आती, वही सेम कंस्ट्रक्शन, वही सेम 10 मीटर क्यूब का कैलकुलेशन उसने कहीं दूसरी जगह बनाया होगा, और वहां पर सीमेंट को मारा होगा, 10-12 बैग सीमेंट मार दिए होंगे, एक बैग सीमेंट 500 के करीब आता है, 10 गुना 500 करो तो 5000 ऐसे ले गया ना। 2 घंटे में। तो यही काम नहीं करवाना, आप इंजीनियर बनो, है ना, ठीक है जी, तो ये काम नहीं करवाना जी। तो चलिएगा, अब यहां पर आपने देखा कि नंबर ऑफ बैग आपके निकल चुके हैं, ये केवल सीमेंट के निकले हैं, ये केवल सीमेंट के निकले हैं। यहीं पर आप फाइन एग्रीगेट के भी निकाल सकते हैं, यहीं पर आप कोर्स एग्रीगेट के भी निकाल सकते हैं, और यहीं पर आप जो है वही सेम कहानी, यहीं पर आप सैंड के भी निकाल सकते हैं, यहीं पर कोर्स एग्रीगेट के भी निकाल सकते हैं। यही तरीका सेम। अभी मैंने आज केवल आपको सीमेंट का बताया, आज मैंने केवल आपको सीमेंट का बताया। तो होप सो मेरी इस कहानी से आप प्रेरित हुए होंगे। पर कहानी क्या थी वैसे? अरे कहानी मेरी यही थी कि मैं जो भुगता हूं, मतलब भुगता तो नहीं हूं, मेरे साथ होने वाला था स्कैम, कि वो कर रहा था, करते भी हूँ, हर जगह करते हैं वो, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा तो लूटना है ही उन्होंने, है ना। तो उस लूट से बचो, क्योंकि आप इंजीनियर, और आप भी अगर लूटने में आ जाते हो तो फिर आपकी इंजीनियरिंग करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग करने का मतलब ही नहीं है। तो नॉर्मल इंसान और आप में क्या फर्क रह जाएगा, जब आपके घर ही में वो लूट दे रहा है आपको। ये लो, ठीक है। तो चलिएगा, ये थी बात आपके सीमेंट की।
तो ये बैक है। अगली क्लास में मैं आपको सीमेंट का सैंड का मतलब कि फाइन एग्रीगेट का कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कितना वॉल्यूम लगेगा, और साथ ही साथ कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन आप कमेंट में आप सभी लोग जरूर देखते हैं कितने लोग मेहनत कर रहे हैं कि आज जरा बताओ, जरा कमेंट में सभी लोगों का फीडबैक आना चाहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके बताएं क्या मेरी कहानी से आप प्रेरित हुए हैं, क्या मेरी कहानी आपको पसंद आई। पहला। दूसरा कि क्या आपको सैंड की क्वांटिटी निकालना आता है, और आता है तो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ। वॉल्यूम ऑफ सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट। दूसरा बताओ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कमेंट में बताओ। और साथ ही साथ कहानी का फीडबैक भी जरूर देना। सच में सर कहानी मजेदार थी। चलिए जी, तो आज के सेशन से आपने बहुत सी चीजें सीखी हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें भी बताई जो कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट थी, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको डिस्कस किए हैं जो कि आपको इंटरव्यू में भी और साथ ही साथ हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।